नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हम लोग आज 10 जनवरी से और 10 जनवरी से 17 जनवरी तक के सारी खबरों को देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे और उन पर जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में उन्हें देखेंगे। पहला पार्ट ये है। इसका दूसरा पार्ट कल जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो 12 क्वेश्चन आज देखेंगे, इसके अलावा जो भी और भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, एक बार दो बार तीन बार देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। प्रधानमंत्री ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डे शैल बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस एज रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर? अच्छा, ये दो बार प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई बात नहीं। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर या 28 दिसंबर? देखिए, ये 26 दिसंबर को घोषित किया गया है। 26 दिसंबर को अब हर साल क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषणा की है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों किया गया है। 26 दिसंबर टू बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस, प्राइम होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये जब भी कोई डेज ऑब्जर्व करना होता है, कोई तिथि मनानी होती है, तो ज़्यादातर ये रेगुलर उसका जो नोटिफिकेशन होता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा घोषित किया जाता है। हालांकि पीएम मोदी जी ने इसकी घोषणा की। अब ये क्या किया कि इतने सारे दिवस है, ये एक नया दिवस क्यों? देखिए क्या हुआ है, 26 दिसंबर को जो है, जो 10वें गुरु थे, सिख गुरु, 10वें सिख गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो 4 साहिबजादे थे, साहिबजादे मतलब उनके जो 4 पुत्र थे, उन्होंने बलिदान दिया था। ठीक है, औरंगजेब के साथ जो उनका युद्ध चल रहा था, राजनीतिक धार्मिक, उसमें जो है औरंगजेब के अत्याचारों ने हद पार कर रखी थी। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो 10वें गुरु थे, वो संघर्ष कर रहे थे उनके अत्याचार के विरुद्ध। ठीक है, उनके जो बेटे थे वो उनको शहादत मिली थी, उनको दीवार में चुनवा दिया गया था। तो उन्हीं की शहादत को जो है एक तरह से रिकॉग्नाइज करते हुए इस दिन को मनाया जाएगा। हालांकि पंजाब कम्युनिटी के द्वारा इसका विरोध भी होना शुरू होगा, क्योंकि इसके नाम पर आपत्ति है। उनका कहना ये एक तरह का राजनीतिक स्टंट है। हम प्रधानमंत्री के भावनाओं का आदर करते हैं, लेकिन बाल दिवस के रूप में मनाना ये थोड़ा सा उनको अखर रहा है, क्योंकि सिखों में बाल उनको नहीं बोला जाता। उनको जो है, जो साहिबजादे थे 4, उनको जो है बाबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाबा। तो इसे वीर बाबा दिवस मनाना उचित होता है, लेकिन चूंकि उन्होंने वीर बाल दिवस क्यों किया है, अब ऐसा है, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। कि एक चीज़ समझिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है, 14 जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, आपको पता है। ये कांग्रेस के द्वारा कॉल किया गया था। ठीक है, तब से मनाया जा रहा है और लगातार मनाया जा रहा था। तब बीच में भाजपा की भी सरकार आई, बाकी और भी सरकारें आए, उन्होंने भी इसे सेलिब्रेट किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके मोदी जी इतना प्यार करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से, उनके जन्म दिवस को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए ये वीर बाल दिवस किया गया है। ठीक है, और ऐसा आप फेसबुक वगैरह पे देखोगे तो जो भक्त लोग हैं वो इसे ऐसी इसी तरह से इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। किसी भी महापुरुष का जो योगदान है देश में, वो छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, किसी को कम किसी ज़्यादा, सबका योगदान है। तो इनको भी मनाइए, लेकिन वीर बाल दिवस का जो सिख कम्युनिटी की नाराज़गी है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। फिलहाल वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? कब से मनाया जाएगा? हर 2022 से। ठीक, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं जो है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, देखिए, ये आखिरी गुरु थे सिख के। ठीक है, सिख के क्या थे? ये आखिरी गुरु थे। ठीक है, देखिए, इनका जन्म हुआ था 1675 ईस्वी में और 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, युवा सन ऑफ गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, उनके पुत्र थे। इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, पटना में हुआ था। इन्होंने जो है खालसा में 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अभी खालसा क्या था? एक तरह का वॉरियर फ्रंट था सिखों के अंदर। सिख जो कि एक शांतिप्रिय कम्युनिटी मानी जाती थी, चूंकि अत्याचार बढ़ रहा था मुस्लिम शासकों का, इस वजह से एक तरह से ये एक धार्मिक वॉरियर कम्युनिटी डेवलप करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कॉल किया था खालसा। ठीक, एग्जाम में पूछ लिया जाता है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो 1699 किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक नया प्रचलन चालू किया था सिखों में, एक नई प्रथा जिसे पाहुल कहा जाता है। इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल जानकारी नहीं है, फिर भी पाहुल याद रखिएगा। ठीक है, ये अंतिम गुरु हैं पाहुल खालसा, यही पूछा जाता है। और इसके बाद गुरुशाही परंपरा बंद कर दी गई। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा हाल ही में
कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस बाय राजनाथ सिंह? चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये? चंडीगढ़ में किया गया। आइए देखते हैं क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घरून। ठीक है, तो स्पेस में और ज़्यादा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये कल्पना चावला जी के नाम पर ये रिसर्च सेंटर खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खोला गया है। ठीक, तो ये कल्पना चावला कौन थी? ये एक एस्ट्रोनॉट्स थी। एस्ट्रोनॉट वाला समझ रहे हैं? नहीं समझते, कोई बात नहीं। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। ये नासा के एक मिशन पे 2003 में जो है अंतरिक्ष में गई थी। इनका जो शटल था, ये स्पेस शटल उसे बोलते हैं, जो कैप्सूल होता है जिसमें वो बैठ कर जाते हैं और जिससे वापसी होती है। तो वापसी के दौरान एक हादसे में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक भारतीय थी, भारतीय मूल की अमेरिकन साइंटिस्ट थी, जो कि नासा की एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। तो इनकी डेथ हुई थी, बहुत दुखदाई ये घटना थी। तो इनके सम्मान में जो है चंडीगढ़ में ये विश्वविद्यालय खोला गया। वो विश्वविद्यालय कह रहे हैं, ये रिसर्च सेंटर खोला गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, कुल मिला के समझिए लघु व मझोले उद्योग जो होते हैं, लघु व मझोले उद्योग जो होते हैं उनकी बात किया जा रहा है, जो बहुत बड़े स्तर के नहीं होते हैं, ज़्यादातर गांव और छोटे शहरों में स्थापित होते हैं, उनकी बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर एट विच यूटी रिसेंटली। अभी वो उसकी यात्रा पे गए थे। ठीक है, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी में उन्होंने उद्घाटन किया था। याद करो क्यों? क्योंकि पुदुचेरी में ही एक कॉल किया गया था कि इस साल का क्या मनाया जाएगा? नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पुदुचेरी, जिसे हमने लास्ट वीक कवर किया था। ठीक है, तो यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, तो याद रखिएगा आपको। पुदुचेरी के बारे में पिछली भी वीडियो में मैंने समझाया था, फिर बता देते। पुदुचेरी एक क्या है? आपका संघ शासित प्रदेश है। इसके उपराज्यपाल को इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिल साई सुंदर राजन जी हैं। तमिल साई सुंदर राजन जी ये आंध्र प्रदेश की भी गवर्नर है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? एन रंगास्वामी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, पुदुचेरी एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसके 4 इनक्लेव अलग अलग स्थानों पर हैं। ठीक है, ये देखिए 4 जिले हैं इनके अलग अलग। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में है। और माही कहाँ है? केरल में है। तो ये इनकी सीमा में है। ठीक है, इनकी जो सीमा में यानी इनकी टेरिटरी में भले है, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, शासन प्रशासन जो चलता है, वो पुदुचेरी गवर्नमेंट का चलता है, जो कि अपनी विधानसभा के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आज का है कि अली खान स्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? अली खान स्माइलोव हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? देखिए ये कजाकिस्तान के बने हैं। कजाकिस्तान में अभी कई दिनों से दंगे फसाद चल रहे हैं। वहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, तो वहाँ की जनता ने विद्रोह लगभग विद्रोह कर दिया था वहाँ की सरकार के खिलाफ। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया गया है। इसी सिलसिले में एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अली खान समाइलोव नेम्ड कजाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर थे, उप प्रधानमंत्री थे। अब ये परमानेंट प्राइम मिनिस्टर इनको नियुक्त किया गया वहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान रशिया जो आपका है, रूस का ही ये भाग हुआ करता था। यानी ये पूरे देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था, ये 1992 के पहले क्या हुआ करता था? रशिया का पार्ट था, जो कि सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। 1990 के बाद ये नया देश बना था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो क्या है? नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान इसकी राजधानी है, पूछ लिया जाएगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर अभी आपने देखा है। इसकी करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रूस से अलग हुआ है। तो इस तरह से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का एक देश है। ठीक, एक और चीज़ है यहाँ पे, यहाँ की ज्योग्राफी की बात करें, कैस्पियन सागर, और यहाँ पर एक और जो है झील है जिसका नाम है अरल सागर। क्या नाम है? अरल सागर। नाम है सागर, लेकिन ये एक तरह का झील है, अरल सी। तो अरल सी कौन से देश में है आपसे पूछ लिया जाता है? कजाकिस्तान, और नीचे है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, देखिए ये रहा आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये पाया जाता है। कौन सा? अरल सागर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये 55वां आ गया, गलती से पांचवा है। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु बिकेम 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ग्रैंड मास्टर क्या होता है? देखिए चेस जो खेलने वाले होते हैं, जिनको पूरे देश के द्वारा मान्यता मिल जाती है, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल का इनको दर्जा मिल जाता है ग्रैंड मास्टर मिलने के बाद। ठीक है, तो किसे घोषित किया गया? अभी वो बहुत कम उम्र के हैं, भरत सुब्रमण्यम जी को
जो है चेस के अंदर ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये सिर्फ 14 वर्ष के हैं। देखिए 14 वर्ष के बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे आसपास के बच्चे 14 साल के तो 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का कर रहे होते हैं। ये बच्चे देखो चेस खेल के ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं। ये देखिए ये होता है कमाल की उपलब्धि। भरत सुब्रमण्यम नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, छठा क्वेश्चन आज का है कि दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना। हु बिकेम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2021। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम है, एक मिनट लेट मी करेक्ट इट। यस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। थोड़ा राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका गठन कब हुआ था, 1909 में। कब हुआ था, 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में। कहाँ है, दुबई, ठीक है। तो दुबई में हेडक्वार्टर। इसका काम क्या है, क्रिकेट से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो आयोजन होता है उसको देखरेख करना, मॉनिटर करना, मान्यता देना, ये सारा काम आईसीसी का होता है, क्लियर है। तो आईसीसी प्रत्येक महीने क्या करता है, प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करता है, जो उस महीने की बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसने दिया होता है, ठीक है। तो दिसंबर 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था किसे, एजाज पटेल को, जो कि न्यूजीलैंड के एक स्पिनर है। न्यूजीलैंड के स्पिनर, नाम इनका एजाज पटेल है। ये मुंबई में पैदा हुए थे, तो मुंबई मूल के हैं। और ये गजब की बात ये होती है कि मुंबई में ही भारत के खिलाफ टेस्ट खेलते हुए उन्होंने एक मैच में पूरे के पूरे 10 विकेट ले लिए। ऐसा करने वाले ये दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने हैं। पहले पे कौन है, जिम लेकर जो कि उन्होंने पहली बार ये ऐसा किया था। और दूसरे अनिल कुंबले, क्या है ये, एक मिनट, हाँ, दूसरे पे कौन है, अनिल कुंबले, ठीक है, जो भारतीय थे अनिल कुंबले, महान स्पिनर। और जिम लेकर इन्होंने पहले ही 10 विकेट का कारनामा किया है। और एजाज पटेल तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं विश्व के जिन्होंने एक ही मैच में 10 विकेट लिए हैं, क्लियर है। तो इनको ये प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है 2010 के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यापार समूह ने आईपीएल का स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। विच बिजनेस ग्रुप हैज़ रिसीव द स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल। आपको पता है वीवो को मिला था, वीवो जो कि एक चाइनीज कंपनी है। यहाँ पे पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे आईपीएल के स्पॉन्सरशिप की, वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में क्योंकि मोबाइल हैंग हो गया था, तो उसको करेक्ट करने में मुझे समय लगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आईपीएल स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे थे, तो ये पहले किसके पास था, ये वीवो मोबाइल कंपनी थी जो कि एक चाइनीज़ कंपनी थी। अब इससे लेकर जो है ये टाटा को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इसका जो है पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप दिया गया है, ठीक है। बीसीसीआई सेट फॉर विंडफॉल, ठीक है। टाटा ग्रुप रिप्लेसेस वीवो एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है जो कि भारत की एक डोमेस्टिक क्रिकेट लीग है, ठीक है, घरेलू क्रिकेट लीग है जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। सातवां क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने टॉप किया। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन नेशनल वाटर प्राइज 2020, ठीक है, प्राइस नहीं है प्राइज है। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया। किसने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश ने। आइए देखते हैं ये क्या है मामला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जो कि एक वाटर मैनेजमेंट पर घोषित किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये जल शक्ति मंत्रालय। इस समय केंद्र में जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। तो पहले पे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान दूसरे पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, क्लियर है। और ये किस लिए दिया जाता है, वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट में जो बेहतरीन स्टेट काम कर रहे थे उनको ये दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश को ही मिला, थोड़ा सा हैरानी की बात है, लेकिन फिर भी ये मिला है तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले पे, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। आठवां क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब 2020 में बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में घोषित किया गया। विच फिल्म इज डिक्लेयर्ड बेस्ट फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी इन गोल्डन ग्लोब्स 2022। देखिए फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्कर के बाद दूसरा जो दिया जाता है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। इसमें बहुत सारे कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, तो आपको ये बताना है बेस्ट फिल्म किसे घोषित किया गया, वो भी कौन सी, ड्रामा कैटेगरी। देखिए इसमें दूसरी कैटेगरी भी होती है, कॉमिक कैटेगरी होती है, म्यूजिक कैटेगरी होती है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बहुत सारे होती है। मैं पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, द पावर ऑफ द डॉग।
पावर ऑफ द डॉग जो है इसको जो है गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है 2022 का, ठीक है। 2022 का ये पूरी पूरी जो है लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट फिल्म देखिए किसको मिला है, द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट फिल्म म्यूजिक कैटेगरी में दिया गया बेस्ट साइड स्टोरी। बेस्ट एक्टर कौन है ड्रामा कैटेगरी में, विल स्मिथ मेरे फेवरेट है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, और ड्रामा कैटेगरी में निकोल किडमैन है, ठीक है। बेस्ट एक्टर म्यूजिक कैटेगरी में एंड्रू गैरीफील्ड है। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिक कैटेगरी में रैशल जेगलर है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, सब पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो पूरा पूरा एक वीडियो इसी पे बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस पे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नौवां क्वेश्चन आज का कि किस पूर्व आरबीआई के गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। विच एक्स आरबीआई गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, सी रंगराजन, डी सुब्बाराव, ये सब पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और इसका सही आंसर होगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जी को इस बैंक का इंफ्रा जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। अभी प्रश्न उठता है कि है क्या, देखिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। क्लियर हो? ठीक है। किसके संदर्भ में किया गया था? तो ये चाइना इसका जो है मेन लीडर है, बाकी जो है और भी कंट्रीज इसमें जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। भारत भी इसका अंग है, भारत भी इसका सदस्य है। तो चाइना के नेतृत्व में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक बनाया गया। ऐसा क्यों बनाया गया है? देखिए जो दुनिया में वर्ल्ड बैंक है, क्या है? वर्ल्ड बैंक है। ऐसा माना जाता है पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के तले वो काम करता है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो होते हैं यूएस यूके, उनको डोमिनेट करता है, वो डोमिनेट करता है उनको। तो चाइना हो गए और भारत जैसे एशियाई देश इसका विरोध करते हैं, और एशिया ने पैरेलल उसके समांतर एक नया बैंक खोला जो दुनिया में अवसंरचना निर्माण के लिए कार्य करेगा। तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो मिली है भारत को, भारत के अधिकारी को, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 10वां कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इकोनॉमिक चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये दुनिया में वित्तीय प्रबंधन को देखती है। वित्तीय प्रबंधन का मतलब समझो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब करेंसी का जो आउटफ्लो इनफ्लो होता है किसी भी देश में, उसको ये देखती है। कहीं पर करेंसी क्राइसिस अगर आती है, नकदी का संकट आता है, तो उसको भी ये देखती है। ट्रेड वगैरह जो हो रहे हैं, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय, तो वहाँ जैसे मान लो भारत को व्यापार के लिए डॉलर नहीं बचा इनको, ठीक है, मार्केट में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से डॉलर ले सकती हैं लोन के रूप में। तो जो भी देश जो व्यापार संकट से गुजर रहा होता है, उनकी मदद के लिए ये संगठन बनाया गया था। और इसका संगठन कब बनाया गया था? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक दूसरा चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दूसरा चीज़ है। वर्ल्ड बैंक दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोन देती है, और ये वित्तीय घाटा को कवर करने के लिए देता है, ठीक है, ताकि आपके अंदर व्यापार चलता रहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दुनिया में, उसको प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो उसके नए इकोनॉमिक चीफ कौन बने हैं? पियरे ओलिवर गॉरिचस, ये बने हैं फ्रांस के, ये जो है अर्थशास्त्री, इनको बनाया गया। पियरे ओलिवर, बड़ा लंबा नाम, इससे अच्छा अपना सुब्रमण्यम ही है, ठीक है। पियरे ओलिवर गॉरिचस, देखिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जी इसके पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी इस संस्था की। अब वो जो है क्या बन गई है, एक तरह से डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे चली गई हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर इसमें चली गई हैं, ठीक है। तो इनके स्थान पर पियरे ओलिवर गॉरिचस को बनाया गया है, ठीक है, ये उनकी जगह लेंगे। तो अगला है 12वां क्वेश्चन आज का कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन घोषित हुए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में हम लोग प्यार से इसरो बोलते हैं। भारत की तरक्की में ज़बरदस्त तरीके से योगदान कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करता है और उसको बढ़ावा देता है। इसका संगठन स्थापित कब हुआ था? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछा जाता है, वो है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, 1969 में। तब से ये लगातार स्पेस क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अभी अध्यक्ष हुआ करते थे के सिवान साहब, अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह पे कौन ले रहे हैं? एस सोमनाथ जो है इनकी जगह ले गए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है,
देख लेते हैं। ठीक है, एस सोमनाथ जी इसरो चेयरमैन बने हैं, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो अभी देखिए इसका जो पीडीएफ है मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है, तो वो पूरा का पूरा जब मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा तो पूरा आज का और कल के वीडियो का पूरा कंपाइलेशन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक दिन के लिए वेट करें, तब तक इसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और कहीं कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट करिएगा, आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच सहयोग करने के लिए, धन्यवाद।